हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 27 जुलाई के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है, हाल ही में किसे ब्रिक्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ का मानद सलाहकार नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो वो हैं आपके 2011 बैच के आईएएस अधिकारी साहिल सेठ। ठीक है, इनको नियुक्त किया गया है और इनका जो कार्यकाल रहेगा वो रहेगा 2020 से 2023 तक। ठीक है, बाकी इनका मतलब उद्देश्य क्या रहेगा इस समिति का, तो मानद सलाहकार समिति का मुख्य उद्देश्य ब्रिक्स देशों में खुद को व्यवस्थित करना है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम जान लेते हैं सबसे पहले कि आखिरकार ये ब्रिक्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ यानी कि ब्रिक्स सीसीआई क्या है। ठीक है, तो देखिए ये जो है ये एक मूल संगठन है। ठीक है, यानी कि ये जो मूल संगठन है ये क्या करता है कि जो ब्रिक्स में वाणिज्य और उद्योग जो है उसको बढ़ावा देता है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 2012 में। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी। बाकी इसका मुख्य लक्ष्य क्या है कि जो एमएसएमई है ना, एमएसएमई यानी कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग खंड के लिए जो समर्थन प्रणाली बनाकर यानी कि एक सपोर्टिव स्ट्रेटजी बना करके जो युवा उद्यमी हैं उन तक पहुंच बनाना इसका उद्देश्य है। ठीक है, ये तो हो गया आपका ब्रिक्स सीसीआई के बारे में। बाकी आखिर हम जान लेते हैं ब्रिक्स क्या है। ठीक है, नीचे जिक्र किया गया है ना कि ब्रिक्स देशों में व्यवस्थित करना, तो ब्रिक्स के बारे में जान लेते हैं कि ये क्या है ब्रिक्स देश। ठीक है, देखिए ये जो ब्रिक्स है ये क्या है, 5 प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं हैं या फिर 5 देश हैं, तो उनका एक समूह है। ठीक है, और वो कौन से हैं तो वो मैं आपको बता देती हूँ। वो है आपका, सबसे पहले तो ये लिख देती हूँ मैं यहाँ पर कि BRICS। ठीक है, जिसमें से आपका ब्रिक्स यानी B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया एंड C फॉर चाइना और S फॉर साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये है वो ब्रिक्स। ओके, अब क्या है इसमें वर्ल्ड में इसका क्या मतलब कि आखिर इसका कितना योगदान है हर क्षेत्र में, वो मैं आपको बता देती हूँ। ये वर्ल्ड पॉपुलेशन में इसका 42% और वर्ल्ड जीडीपी में इसका 23% और वर्ल्ड ट्रेड में इसका 18% प्रतिनिधित्व करता है। मतलब कि ये जो 5 कंट्री हैं इनका क्या योगदान है, तो इनका इतना स्थान रखता है ये वर्ल्ड के हर क्षेत्र में, जो मैंने आपको तीनों क्षेत्र बता दिए हैं। ओके, तो यही है इसके बारे में। हाँ, मैं आपको एक न्यूज़ याद कर दिला देती हूँ। इससे पहले जो आईएएस अधिकारी टीना डाबी हैं उनको अवैतनिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है इसी क्षेत्र का, यानी कि ब्रिक्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ का अवैतनिक सलाहकार नियुक्त किया गया है और उनका जो कार्यकाल है वो भी 2020 से 2023 तक ही रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा बंदरगाह विज्ञान आधारित लक्ष्य पहल यानी कि SBTI पर हस्ताक्षर करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह बन गया है, तो वो है आपका अडानी पोर्ट। ठीक है, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं कि ये पहला हस्ताक्षरकर्ता बन गया है, ये तो आपने देख लिया। बाकी क्या, अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड विज्ञान आधारित लक्ष्य पहल पर मतलब इस पूरी पहल का नाम दिया गया है यहाँ पर, हस्ताक्षर करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह बन गया है। SBTI पर हस्ताक्षर करने के बाद अडानी पोर्ट ने विज्ञान आधारित उत्सर्जन में कमी करने के लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता जताई है। ठीक है, विज्ञान आधारित लक्ष्य पहल, अब ये जो पहल है ये किसकी पहल है वो हम यहाँ पर थोड़ा सा जान लेते हैं। ये आपकी संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट, वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इसकी एक संयुक्त पहल है। ठीक है, चलिए इसके बारे में सिर्फ इतना ही है और कुछ नहीं है। हाँ, मैं ये बता देती हूँ, ये जो अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड है इसके जो CEO हैं वो हैं करण अडानी। ठीक है, करण अडानी। चलिए नेक्स्ट है, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है, तो वो 26 जुलाई को मनाया जाता है कारगिल विजय दिवस। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यह दिवस ऑपरेशन विजय की सफलता की याद में मनाया जाता है। इस ऑपरेशन के द्वारा 26 जुलाई 1999 में कारगिल में पाकिस्तानी घुसपैठियों के कब्जे से अपने क्षेत्र को पुनः प्राप्त किया था। ठीक है, भारत ने इस युद्ध में जीत हासिल की थी। अब इस युद्ध के बारे में हम पूरा डिटेल में जान लेते हैं कि आखिर ये युद्ध क्यों हुआ था और कब हुआ था। ठीक है, देखिए ऐसा हुआ था, इस युद्ध की शुरुआत हुई थी
3 मई को, ठीक है, 3 मई 1999 को इस युद्ध की शुरुआत हुई थी। और कारगिल ज़िला कहाँ पर है, ये कश्मीर में है, ठीक है, वहाँ पर इस युद्ध की शुरुआत हुई थी। हुआ क्या था कि जो पाकिस्तान की सेना ने क्या किया था, कम से कम 5000 घुसपैठियों को भेजा था, ठीक है, और उस क्षेत्र पर कब्जा करवा लिया था। उनका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो लद्दाख है, लद्दाख और कश्मीर के बीच के जो संपर्क था उसको तोड़ करके जो भारतीय सेना है उसके बीच में तनाव पैदा करना, ठीक है, ये तो उसका मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। पाकिस्तानी सेना ने क्या किया था, जो नियंत्रण रेखा है, यानी कि मतलब नियंत्रण रेखा को पार कर दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, जो इंडिया, जैसे ही उसने पार किया तो इंडिया और पाकिस्तान में युद्ध शुरू हो गया, ठीक है, युद्ध शुरू हो गया। अब उसके बाद हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि आखिर ये युद्ध हुआ क्यों था, ठीक है। तो देखिए ऐसा हुआ था, इस युद्ध के पीछे की कहानी क्या थी। 1971 में इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था ना, तो उसके बाद ऐसा नहीं है कि पूरे तरीके से शांति बनी हुई थी, छोटे मोटे सैन्य संघर्ष होते आ रहे थे तभी से, ठीक है। परमाणु परीक्षण भी हुआ था उसी दौरान। तो फिर क्या हुआ था कि जैसे ही परमाणु परीक्षण हुआ तो और दोनों देशों के बीच में तनाव बढ़ गया, ठीक है। तो फरवरी 1999 में क्या होता है कि जो तनाव हुआ था उस तनाव को शांत करने के लिए दोनों देशों ने लाहौर में एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए, ठीक है। और उसमें क्या इन्होंने मतलब वादा किया, इन्होंने कहा कि जो कश्मीर का मुद्दा है उसको हम द्विपक्षीय वार्ता या फिर मैं कहूँ शांति वार्ता के रूप से हम हल कर लेंगे, इन्होंने ये वादा किया, ठीक है। इंडिया इस चीज़ पर राजी हो गया। लेकिन होता क्या है कि जो पाकिस्तान है वो पाकिस्तान तो पाकिस्तानी ठहरा। उसने क्या किया कि उसने अपने जो सैनिक थे उनको वो छिप करके जो LOC है उसके पार भेजने लगा, ठीक है। जैसे ही ये चीज़ इंडिया को पता चलती, और हाँ जब वो भेजने लगा ना तो उसको भी एक नाम दिया गया था, वो जो घुसपैठ इन्होंने की थी उसको एक नाम दिया गया था जिसका नाम था ऑपरेशन बद्र, ठीक है। और उस ऑपरेशन बद्र का यही उद्देश्य था, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, कि जो लद्दाख है जो कश्मीर और लद्दाख है उसके बीच में जो भी कड़ी थी उसको तोड़ करके और भारतीय सेना को सियाचिन ग्लेशियर है ना उससे हटाना, ये उसका लक्ष्य था, ठीक है। अब क्या होता है, साथ में वो क्या चाहता था, पाकिस्तान का हमेशा से ही ये मंशा रही है कि जो कश्मीर का मुद्दा है वो इंटरनेशनल लेवल पर आए, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको लेकर आए वो, ठीक है, ये भी उसकी मंशा थी। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही वहाँ पर वो मतलब ऑपरेशन बद्र आया तो उसके बाद क्या हुआ कि ये युद्ध हुआ। अब युद्ध में क्या क्या इंडिया ने क्या क्या यूज़ किया, कौन से वो विमान यूज़ किए, वो सब मैं आपको उनको थोड़े से नाम बता देती हूँ, कौन सी मिसाइल थी। देखिए भारतीय वायुसेना ने कारगिल युद्ध में 32,000 फीट की ऊंचाई से तो जो एयर पावर था उसका यूज़ किया था, ठीक है। बाकी उसने क्या यूज़ किया था कि MiG-27 और MiG-29 का भी वहाँ पर इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। उसी युद्ध के दौरान जो पाकिस्तान के कई ठिकानों पर मतलब R-77 मिसाइल का नाम है, एक R-77 मिसाइल से हमला किया गया था। कारगिल युद्ध में ही बोफोर्स FH-77B, ठीक है, ये तोप का नाम है, उन तोपों का भी यूज़ किया गया था, ठीक है। उस टाइम पर क्या किया था, जो इज़राइल है कंट्री, उसने इंडिया की काफ़ी मदद की थी, ठीक है। उसने ड्रोन दिए थे, ड्रोन मतलब अगर मैं कहूँ तो आपको कि मानव रहित विमान, ठीक है, काफ़ी सारे ड्रोन दिए थे इंडिया को, तो इज़राइल ने काफ़ी ज़्यादा मदद की थी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि युद्ध हुआ। युद्ध में 26 जुलाई 1999 को आखिर विजय हुई इंडिया की, ठीक है। ये तो हो गया इस युद्ध के बारे में। अब युद्ध के परिणाम क्या होते हैं, देखिए इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि उस टाइम पर हमारे जो PM थे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इसके परिणाम क्या होते हैं वो थोड़ा सा इन शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ। ऐसा हुआ था, इससे इस युद्ध से प्रेरणा क्या मिली थी, प्रेरणा लेकर के कई सारी फिल्में भी बनी थी उस टाइम पर। 3 फिल्मों के नाम मैं आपको बता देती हूँ, 1-2 फिल्म का जो मुझे याद है। LOC कारगिल बनी थी एक लक्ष्य और एक धूप, ठीक है, ये एग्जाम्पल है को फिल्मों के नाम जो फिल्म बनी थी उस टाइम पर उसी युद्ध को लेकर के, ठीक है। बाकी इंडिया ने अपना जो रक्षा बजट है उसमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा किया था इस युद्ध के बाद, ठीक है, ये तो हो गया। हालांकि विजय तो हुई थी इंडिया की, लेकिन काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ था, ऐसी बात नहीं है। तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे भारत के कम से कम 527 से भी ज़्यादा वीर योद्धाओं को खोना पड़ा था, यानी कि वीर योद्धा शहीद हो गए थे उस युद्ध में। और कम से कम 1300 से ज़्यादा 1300 से ज़्यादा जो सैनिक थे वो घायल हो गए थे, ठीक है। वहीं अगर मैं पाकिस्तान की बात करती हूँ तो 2700 पाकिस्तानी सैनिक तो मारे गए थे और 250 तो भाग ही गए थे, मतलब सैनिक जो थे वो जो जंग हो रही थी उसको छोड़कर ही भाग गए थे, ठीक है। तो ये इस युद्ध के बारे में था जो मैंने आपको इन डिटेल बता दिया है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट है, हाल ही में किसने
इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के 3 नए हाई थ्रूपुट लैब को लॉन्च किया है। तो वो आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। भारत सरकार ने कोविड-19 का पता लगाने के लिए टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट रणनीति को अपनाया है। यानी कि 3T है ना, ये 3T का मीन्स यही है, टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट। इस रणनीति को अपनाया है। 3T देश में वायरस को रोकने के लिए प्रमुख रणनीति के रूप में कार्य करेंगे। इसे प्राप्त करने के लिए ICMR द्वारा ये नए उच्च थ्रूपुट प्रयोगशालाएं शुरू की गई हैं। ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा ICMR के बारे में जान लेते हैं कि ICMR क्या है। ठीक है, जो कुछ टर्म्स होते हैं जिनके बारे में जानना ज़रूरी होता है, बाकी तो आपको यहाँ पर सब कुछ लिख ही दिया होता है। ठीक है, तो ICMR के बारे में हम जानेंगे। देखिए, सबसे पहले तो इसकी हिंदी बता देती हूँ, इंग्लिश तो यहाँ पर लिखी दी गई है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक है, इसकी हिंदी है भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद। ठीक है, ये क्या है, भारत में जो जैव अनुसंधान है ना, उसके क्षेत्र में सबसे, मैं कहूँ कि शीर्ष लेवल की संस्था है ये। ठीक है, ये क्या है कि जो विश्व के सबसे पुराने आयुर्विज्ञान जो अनुसंधान मतलब जो संस्थान है उनमें से एक है ये, कम से कम जो काफ़ी ज़्यादा पुराना संस्थान है। इसे क्या है मतलब किस डिपार्टमेंट के तहत ये आता है, किस मंत्रालय के तहत, तो भारत में जो भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से इसको वित्तीय सहायता प्राप्त होती है, यानी कि उसी के तहत ही आता है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। ठीक है, इतना ही है इसके बारे में। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, हाल ही में ट्राइफेड ने उन्नत भारत अभियान हेतु किसके साथ एक समझौता किया है, तो वो IIT दिल्ली के साथ ये समझौता किया है। ठीक है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत संचालित ट्राइफेड ने उन्नत भारत अभियान को लागू करने के लिए IIT दिल्ली के साथ समझौता किया है। उन्नत भारत अभियान मानव संसाधन और विकास मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य एक उच्च शिक्षा संस्थान को कम से कम 5 गांव से जोड़ना है, ताकि शिक्षा संस्थान इन ग्राम समुदायों के सामाजिक और आर्थिक बेहतरी में योगदान कर सके। ठीक है, इसका लक्ष्य क्या है समझौते का, वो यहाँ पर लिख दिया गया है। हम इसके बारे में जान लेते हैं कि आखिर ये ट्राइफेड क्या है। ठीक है, चलिए तो देखिए, सबसे पहले तो मैं ट्राइफेड की आपको फुल फॉर्म बता देती हूँ। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1987 में और इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है। और इसके जो ब्रांचेज हैं, मैं कहूँ तो क्षेत्रीय कार्यालय, वो कम से कम इंडिया में 13 क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो कि डिफरेंट प्लेसेस पर हैं। ठीक है, अच्छा ये है क्या, ये नेशनल लेवल की एक इसका ये जो शीर्ष संगठन है ये, और ये क्या मतलब कि किसके तहत ये कार्य करता है, तो जनजातीय कार्य के जो मंत्रालय हैं उसके नियंत्रण में ये कार्य करता है। ठीक है, बाकी इसका कार्य क्या होता है वो मैं आपको बता देती हूँ कि इसका जो मतलब मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि जो जनजातीय उत्पाद होते हैं ना, फॉर एग्जांपल धातु कला हुआ, कुम्हारी, जनजातीय टेक्सटाइल, जनजातीय पेंटिंग्स, मतलब वो उत्पाद जिन पर जनजातीय लोग जो होते हैं वो अपनी आय के मामले में उन्हीं पर निर्भर होते हैं, यानी कि उनका आय का बड़ा हिस्सा एक उन्हीं उत्पादों से आता है। ठीक है, तो उन उत्पादों के विकास के द्वारा जो देश में जनजातीय लोग रहते हैं उनको इकोनॉमिकली किस तरीके से उनको डेवलप किया जा सकता है ना, तो उनको समाज में किस तरीके से डेवलप किया जा सकता है, तो वो इनका कार्य होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट है, हाल ही में नासा ने ब्रह्मांड का अध्ययन करने के लिए किस मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की है। ठीक है, तो वो है आपका एस्ट्रोस मिशन है। इसका क्या वो है, इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। नासा दिसंबर 2023 में अंटार्कटिका से एस्ट्रोस मिशन लॉन्च करेगा। यह मिशन 3 सप्ताह तक महाद्वीप के ऊपर वायु धाराओं का अध्ययन करेगा। साथ ही यह मिशन विशालकाय सितारों की अनसुलझी पहेलियों और मिल्की वे गैलेक्सी में उनके गठन के बारे में उत्तर प्राप्त करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा सब कुछ इसमें लिख दिया है, बाकी इसकी फुल फॉर्म क्या है वो बता देती हूँ। एस्ट्रोफिजिक्स स्ट्रेटोस्फेरिक टेलीस्कोप फॉर हाई स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन ऑब्जर्वेशन एज सब मिलीमीटर वेवलेंथ्स। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है पूरे नाम की, ASTHROS। ठीक है, मिशन स्ट्रेटोस्फीयर में एक फुटबॉल स्टेडियम के आकार का गुब्बारा भेजेगा। यह गुब्बारा
पृथ्वी से अदृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का निरीक्षण करेगा। ठीक है, थोड़ा सा क्रिटिकल टर्म्स हैं लेकिन उनको समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो इतना ही है इसके बारे में, आज के लिए सिर्फ इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।